हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स भी समझे थे। आज के इस वीडियो में हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। कौन सा टॉपिक? टॉपिक 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने बाकी टॉपिक समझे थे, ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग की भी और इस वीडियो के बाद की भी, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे भी आके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 2.5 फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है हम किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करते हैं और स्टोर करते हैं फूड ग्रेन्स को। ठीक है, वो आपने पढ़ा था हम किस तरीके से फार्मर्स जो होते हैं वीट को स्टोर करते हैं, आटे को स्टोर करते हैं, ठीक है, और राइस को स्टोर करते हैं। तो इस टाइप की क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़ चुके हैं, है ना। हाउ बट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। लेकिन अब जो हमारा कुक्ड फूड है, जो हमारा पक चुका है फूड, हम उसे तो ऐसे रख नहीं सकते जैसे बोरियों में भर भर कर उन्हें रखा था, ऐसे तो ना रख नहीं सकते ना। सो यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। आप ये भी जानते हैं जो ब्रेड हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अनयूज छोड़ देते हैं, जिसे हम खाते नहीं है, मॉइस्ट कंडीशन में अगर हमने उसे छोड़ दी तो उस पर क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है, फंगी लग जाती है ना। माइक्रो ऑर्गेन्स स्पॉइल आवर फूड। इसलिए माइक्रो ऑर्गेन्स जो है हमारे आसपास वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। लेकिन जो फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, वो क्या करता है, उसमें बैड स्मेल एमिट करता है। वो एमिट करता है, वो किसे, बैड स्मेल को एमिट करता है, गंदा टेस्ट होता है, हैज ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये जो फूड स्पॉइल होता है कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो अब यही हम पढ़ने वाले हैं, क्या ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। सो पहली बॉट सम मैंगोज एंड शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले कुछ मैंगोज ले आई, लेकिन क्या हो गई उसके साथ, एक दिक्कत हो गई कि वो कुछ टाइम तक खा ही नहीं पाई, कुछ दिनों तक वो ऐसे ही पड़े रहे लेकिन वो नहीं खा पाई, है ना। अब उसने क्या देखा, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। उसने देखा, जब वो बाद में आई तो उसने देखा कि वो अब सारे के सारे खराब हो चुके हैं और सड़ रहे हैं। ठीक है, रोटेन मतलब सड़ रहे हैं, स्पॉइल्ड मतलब खराब हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, but she knows that the mango pickle her grandmother makes did not spoil for a long time। लेकिन अब वो ये सोच रही है कि जब वो उसकी ग्रैंड मदर जब को उसके लिए मैंगो पिकल बनाती है, मैंगो पिकल मतलब आम का अचार, जब वो बनाती है तो वो टाइम, वो महीने महीने तक रखा रहता है लेकिन वो खराब नहीं होता। सो शी इज कंफ्यूज, अब वो कंफ्यूज हो गई। आप पढ़ते हैं वो क्या कहेंगे, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग द फूड इन आवर होम्स। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अब कुछ कॉमन मेथड्स पढ़ने वाले हैं फूड को प्रिजर्व करने के। ठीक है, किस तरीके से हम फूड को अपने घरों पर प्रिजर्व कर सकते हैं इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स, क्योंकि हमें फूड को बचाना होता है माइक्रो ऑर्गेन्स के अटैक से। ठीक है, जैसे नॉर्मल व्हीट या राइस पे भी वो लग जाती है ना फंगस, तो वहां पे तो हमने उसे बोरी में भर भर के स्टोर कर लिया, उसके ऊपर रेगुलर हमने इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते हैं, लेकिन हम इस फूड पे तो नहीं छिड़क सकते ना जो कुक्ड फूड है। तो इसलिए हम उसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, हम यही आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा केमिकल मेथड, किस तरीके से हम केमिकल मेथड्स की मदद से स्टोर कर सकते हैं। So salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। ठीक है, अब जो मेन की जो यूज होते हैं, मेन जो चीजें यूज होती हैं वो क्या यूज होते हैं, सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स। ठीक है, ये जो सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स हैं ये जनरली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन केमिकल है जो यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। इसलिए आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, व्हाई सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ये क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है, इसलिए इसे अंडरलाइन कर लीजिए। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes। इस हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट मिलाते हैं, ठीक है, हम एसिड मिलाते हैं, एसिड प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं अचार में, हम बहुत सारी चीजें डालते हैं। तो उससे क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स क्या है, एक कॉमन केमिकल है जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। तो अब जब हमने उसमें इतनी सारी चीजें मिलाई तो क्या होगा, माइक्रोब्स ग्रो कर पाएंगे, नो, क्योंकि माइक्रोब्स को वहां पे ऑलरेडी हराने के लिए वहां पे कोई बैठा है, इसलिए वो अचार खराब नहीं हुआ, है ना। सोडियम
सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसोफ्लाइट एंड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, अब ये जो आपको सोडियम बेंजोएट वगैरह है, ये आपके कॉमन क्या है, प्रिजर्वेटिव्स, ये आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है ना। अभी आपने सोर्स और एडिबल ऑयल्स पढ़ा, ये तो हमारे घर पर जनरली अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये कुछ केमिकल मेथड है, तो केमिकल्स में हम केमिकल्स भी मिला सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वाशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। और ये जो आपको केमिकल्स बताए हैं सोडियम बेंजोएट वगैरह, तो ये किस में डाले जाते हैं, जैम्स में भी डाले जाते हैं, स्क्वाशेस में डाले जाते हैं। ठीक है, चलिए, ताकि हम उनकी स्पॉइलेज चेक कर सकें कि वो खराब तो नहीं हो रहे। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स, सोडियम बेंजोएट और मेटाबिल्सोफेट बिल्सोफाइट। ठीक है, मेटाबिल्सोफाइट। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम कॉमन सॉल्ट को यूज करके कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा जो हमारे सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स होते हैं जो हम खाने वगैरह में स्पेशली डालते हैं, तो वो हमारे कॉमन केमिकल्स है जो हम चाहे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चेक करने के लिए यूज होते हैं। तो प्रिजर्वेशन हम कॉमन सॉल्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, फिश और एजेस। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या करता है, कॉमन सॉल्ट हेल्प करता है किसे प्रिजर्व करने में, मीट को प्रिजर्व करने में, फिश को प्रिजर्व करने के लिए, फॉर एजेस मतलब बहुत बहुत टाइम तक ये स्टोर रहती है। हम किसका यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट से हम इन सब चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को क्या करते हैं, हम ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक कर सकें। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, टरमान। ठीक है, अब जो आपकी सॉल्टिंग हम डालते हैं, जब हम सॉल्ट डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए किसी भी खाने को, तो उसमें किस किस में डालते हैं, हम आंवले में भी डालते हैं, वेजिटेरियन की बात करें तो हम आंवले में भी डालते हैं, हम रॉ मैंगोज में भी डालते हैं और टमारिंड में भी डालते हैं। ठीक है, और ऐसी कई चीजों में हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसे प्रिजर्व करने में। अब हमारे पास प्रिजर्वेशन वाला शुगर, अभी तक हमने प्रिजर्वेशन वाला कॉमन सॉल्ट भी पढ़ लिया, लेकिन अब शुगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं शुगर को। सो जैम, जेली, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। अभी जो हम जैम खाते हैं, हम जेलीज खाते हैं, स्क्वैशेस खाते हैं, इन सब में क्या मिली होती है, इसमें शुगर मिली होती है। तो शुगर भी इन्हें प्रिजर्व करती है और बचाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज स्पॉइल फूड। अब ये क्या करता है, ये जो शुगर है ये क्या करती है, मॉइस्चर के कंटेंट की अमाउंट कम कर देती है, जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक है, और वो जो बैक्टीरिया स्पॉइल करते हैं फूड को। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल एंड विनेगर। अब किस तरीके से ऑयल और विनेगर की प्रिजर्वेशन की जाती है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑयल और विनेगर जो होते हैं, जहां पे हम ऑयल और विनेगर का यूज करते हैं, वो भी स्पॉइलेज बढ़ाता है अचार की। अचार में आपने पता है ये तेल बहुत ज्यादा डला हुआ होता है, अचार में तो तेल भर भर के डला हुआ होता है। तो ऑयल जो या फिर ऑयल या विनेगर जो हम यहाँ जहां भी यूज करते हैं, वहां क्या होता है, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी आसानी से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ऑयल और विनेगर भी उनके ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। और कभी कभी हम वेजिटेबल्स को भी बचाते हैं, फ्रूट्स और फिश और मीट को भी इसी तरीके से प्रिजर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे ये जो ऑयल और विनेगर वाले इन्वायरमेंट में, हाँ, ये क्या नहीं रह सकते, बैक्टीरिया इतनी आसानी से नहीं वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब किस तरीके से हीट और कोल्ड करके हम गर्मी और ठंड से किस तरीके से बचा सकते हैं अपने फूड को स्पॉइल होने से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट, एक मिनट, हाँ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर है वो क्या करती है, मिल्क को पहले बॉईल करती है, क्या करती है, मिल्क को बॉईल करती है उसे स्टोर करने से या फिर यूज करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिम्स, क्योंकि बॉइलिंग क्या करती है, बॉइलिंग कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को एक साथ मार देती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपकी मदर जब भी आपको मिल्क देती है तो पहले उसे उबालती हैं, कहते हैं ना वो दूध उबलने वाला है, फिर उबलता है दूध, तो ऊपर तो जब वो उठ के आता है तो बॉइलिंग क्या करती है, बॉइलिंग कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मार देती है, इसलिए बॉइलिंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरीके से हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जब लो टेम्परेचर हो जाता है किसी भी फूड का, तो क्या होता है, वो उसकी माइक्रोब्स की ग्रोथ जो होती है उसमें रुक जाती है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मिल्क दैट कम्स इन द पैकेट्स नॉट स्पॉइल। अब वो जो क्या कहता है कि जो हमारा फूड जो आता है बाजार में, वो तो पैकेट्स में भी आता है,
ठीक है, अमूल का मिल्क आता है, वो स्पॉइल क्यों नहीं होता? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज। व्हाट इज पास्चराइजेशन? लेकिन उसके मदर ने क्या, बोझो की मदर ने कहा कि क्योंकि वो मिल्क पास्चराइज होता है। लेकिन पास्चराइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पास्चराइजेशन? तो पढ़ते हैं आगे। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। क्यों? क्योंकि पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या है? वो बिना बॉइलिंग के भी कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है, उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स जरूर नहीं होते बिल्कुल भी। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री टू फॉर 15 टू 30 सेकंड। जो मिल्क होता है उसे 70 डिग्री के सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकंड्स के लिए रखा जाता है, ठीक है, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और फिर तुरंत उसे बिल्कुल चिल किया जाता है और फिर स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जब हम इस तरीके से कुछ करते हैं तो क्या होता है? माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। देन दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्टियर, इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, ठीक है। लुईस पास्टियर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो पास्चराइज मिल्क होता है उसे पहले तो तुरंत हीट किया जाएगा, ठीक है, 15 टू 30 सेकंड्स के लिए 70 डिग्री के टेम्परेचर, 70 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर उसे पहले तो गर्म किया जाएगा, फिर अचानक से बिल्कुल सडनली उसे एक साथ बिल्कुल चिल प्लेस पर रख दिया जाता है और वहां पर उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टोर एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग। अब हम स्टोरेज किस तरीके से कर सकते हैं, पैकिंग किस तरीके से कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent that type of microbes. आजकल क्या होता है? आजकल आप ड्राई फ्रूट्स खरीदने आते हैं बाहर, वेजिटेबल्स भी आजकल अगर हम बाहर खरीदने आते हैं तो क्या होती है? वो किस्म का कवर होती है, वो सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में कवर होते हैं। क्या होते हैं? सील होते हैं और एयर टाइट पैकेट होते हैं, ठीक है। आजकल क्या किया जाता है? टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स में अटैक ना कर पाए। आजकल क्या होता है? आजकल हम हर चीज को एयर टाइट बॉक्स में रख देते हैं। एयर टाइट बॉक्स में बाहर की एयर नहीं आ पाती, बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाता, तो उससे माइक्रोब्स की हम वो बचा सकते हैं, माइक्रोब्स का अटैक उससे लगने से बचा सकते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक, टॉपिक 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? टॉपिक 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। तो आपने बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में पढ़ रखा है, राइजोबियम के बारे में आपने 6 में भी पढ़ रखा है, 7 में भी पढ़ रखा है ना। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनियस प्लांट्स, ठीक है। इसे किस में इन्वॉल्व किया जाता है? इसे नाइट्रोजन को फिक्स की जाती है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन को इसमें फिक्स किया जाता है लेगुमिनस प्लांट्स में और पल्सेस में, ठीक है। इसमें दाल वगैरह होती है आपकी, लेगुमिनस प्लांट्स में आपके क्या क्या आते हैं? दालें आती हैं, ठीक है, आपकी दालें आती हैं। और ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन की जाती है इसमें लेगुमिनस प्लांट्स में। क्या करते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर क्या होता है? लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है? कुछ नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, और गांठों में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या होते हैं प्रेजेंट? बैक्टीरियम राइजोबियम। क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम। अब वो राइजोबियम क्या करता है? आपने पढ़ रखा है, आपको याद होगा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो से क्या करता है? वो से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सॉइल के साथ मिक्स कर देता है, और सॉइल से डायरेक्ट आपके प्लांट्स उस राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से क्या करता है? जब वो सारी की सारी नाइट्रोजन उसमें आ जाती है, ठीक है, हमारी एयर में तो 70% नाइट्रोजन है ही है ना। अब जब नाइट्रोजन वो सॉइल में आ जाएगी तो सॉइल से क्या करते हैं? प्लांट्स उसे कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants। अब आपको याद आ रहा होगा कि जो राइजोबियम है वो कहाँ रहता है? वो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, मतलब रूट्स में उनके गांठ होती है, वहीं पर वो रहता है। सच एज बीन्स एंड पीज, जैसे कि कहाँ पे? बीन्स में रहता है और पीज में रहता है। With which it has a symbiotic relationship, जिसके साथ क्या होती है? उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। आपको याद होगा क्लास 7 में आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। क्या होता है? जब कोई प्लांट, जब वो क्या करेगा, जो हमें राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और जो प्लांट है वो राइजोबियम को फूड प्रोवाइड करेगा, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन एक्ट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। कई बार नाइट्रोजन होती है वो फिक्स हो जाती है, मतलब खुद भी चली आती है। जब लाइटनिंग वगैरह होती है ना, आपने सुना होगा कि जैसे कई बार लाइटनिंग होती है, जब ऊपर से बिजली वगैरह गिरती है, तो बिजली जब वो गिरती है तो बिजली में क्या होती है? बिजली किसकी वजह से होती है? बिजली गिरने की भी एक पूरी कहानी होती है। बिजली भी का अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो आपकी बिजली भी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो बिजली जो गिरती है, ठीक है, जो आपकी बिजली चमकती है और या फिर गिरती है, वो किसकी वजह से गिरती है, चमकती है? किसकी वजह से? किसकी वजह से गिरती है? लाइट नाइट्रोजन की ही वजह से। तो जब क्या होता है? जब वो लाइट नीचे गिरती है तो उसके साथ जितनी भी जब वो बिजली गिरती है तो उसके साथ जितनी भी नाइट्रोजन होती है वो भी हमारे सॉइल में मिक्स हो जाती है,
ठीक है, चलिए आगे क्या है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन आप ये भी जानते हैं जो नाइट्रोजन की जो अमाउंट एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो एक तरीके से सेम क्यों रहती है, यू मे वंडर हाउ, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट सेक्शन में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब ये नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, आर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, तो हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, बाकी 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% ऑफ अदर गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह सब आती हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन, ठीक है, क्या है, अभी जो हमारे नाइट्रोजन है ये सब पूरी अर्थ पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन भी देती है, क्लोरोफिल भी, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स भी और विटामिन भी इसी की मदद से फॉर्मेशन होती है इनकी, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, सो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्रू ग्रीन एल्गी present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen, तो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, या तो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं, बैक्टीरिया आपने एक राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ चुका है, ठीक है, ये क्या करते हैं जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है फिक्स करके उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, उसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और once nitrogen is converted into these usable compounds it can be utilized by plants from the soil through the root system, फिर जब जो पूरी नाइट्रोजन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है, तो ये यूजेबल फॉर्म में हो जाती है, प्लांट्स इसे यूज कर पाते हैं, ठीक है, अपने रूट से वो सॉइल की मदद से लेते हैं, सॉइल में क्या होता है सॉइल से वो अपने रूट की मदद से ले लेते हैं उस नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन is then used for the synthesis of plant like proteins and other compounds, फिर नाइट्रोजन प्लांट के प्रोटीन बनाने में और अदर कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करती है, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अब जब एनिमल खाते हैं प्लांट्स को तो जब उन्होंने तो प्लांट्स ने प्रोटीन बनाया नाइट्रोजन की मदद से, तो अब जब वो प्रोटीन हम खाते हैं तो हमें नाइट्रोजन भी मिल जाती है, प्रोटीन्स भी मिल जाता है, ठीक है, जब हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं, फिर एनिमल प्रोडक्ट्स भी जो लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो भी एनिमल्स वही खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, तो जब कोई वो ऐसा एनिमल खाते हैं वो प्लांट्स खाता है तो उन्हें भी इस तरीके से क्या मिल जाता है, उन्हें भी नाइट्रोजन या फिर प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। फिगर 2.10 में देखिए आपको यहाँ पे एक नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम भी दिखाया गया है, चलिए, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये डाई, जब प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं मर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स टू यूज्ड बाय प्लांट अगेन, फिर जब प्लांट्स एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया जो फंगी जो सॉइल में प्रेजेंट होती है वो फिर से उस नाइट्रोजनियस वेस्ट को जो खराब हो जाती है नाइट्रोजन उसे फिर से नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में चेंज कर देती है, फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड मतलब फिर से वो सॉइल में यूजल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसे प्लांट्स दोबारा यूज कर पाते हैं, certain other bacteria convert some part of them into nitrogen gas which goes back into the atmosphere, फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो उसे वापस एयर में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वापस वो एटमॉस्फेयर में चली आती है, ये होती है पूरी नाइट्रोजन साइकिल, इस तरीके से नाइट्रोजन ना तो एटमॉस्फेयर में कम होती है ना सॉइल में कम होती है, एज ए रिजल्ट the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant, और एज ए रिजल्ट लास्ट में क्या होता है, इसलिए परसेंटेज नाइट्रोजन की वो दोनों जगह ही सेम रहती है, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल का 2.10 फिगर में एक वो भी दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन है सॉइल में, ठीक है, ये बैक्टीरिया 10 कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस न्यूट्रिएंट, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उसे वापस गैसीय न्यूट्रिएंट में कम कर देते हैं, ठीक है, अच्छे शुरू तो यहाँ से तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, जिससे क्या करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या फिक्स कर देते हैं कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया और वो सॉइल में ही मिल जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, बैक्टीरिया क्या करता है वापस उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में कवर कर देता है जो प्लांट्स में डाई हो जाते हैं, ठीक है, और कंपोनेंट्स ऑफ ऑल नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर कंपाउंड्स होते हैं वो नाइट्रोजन के सॉइल में फिर से चले आते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है बैक्टीरिया उन्हें वापस गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाती है, और एक फॉर्मेशन एक तरीके से फॉर्मेशन और होती है, लाइटनिंग आती है, तो लाइटनिंग से क्या होता है उसके सॉइल में चले आते हैं जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के,
ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, फिर जब कोई भी प्लांट एनिमल मर जाता है तो उसके नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स को, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन डेथ से अलग हो जाते हैं, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट में चेंज हो जाते हैं, फिर एनिमल ईट प्लांट्स, ठीक है, क्या होता है, अच्छा यहाँ से तो मैं गीत को अब टेक बाय प्लांट्स, फिर से प्लांट्स खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स ईट प्लांट्स, फिर उसे प्लांट्स को एनिमल मतलब एनिमल्स जो है वो उन प्लांट्स को खा लेते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स थी उन्होंने तो नाइट्रोजन नहीं ली, उसके बाद एनिमल्स उन प्लांट्स को खा लेते हैं, फिर क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड दैट, फिर नाइट्रोजन की फिर से वेस्ट हो जाती है एक्सक्रीशन या दैट से, और फिर यहीं से प्रोसेस दोबारा घूमती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।